नक्षत्रों से हमारी पूरी जीवन का संचालन होता है। अब नक्षत्रों के पास होता क्या है? नक्षत्र के पास क्या गुण होते हैं जो हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक कोई भी जो नक्षत्र है उसकी अपनी एक आकृति है और नक्षत्र आकृति बनाता है तारों से मिलकर। जो तारे हैं, एक नक्षत्र, एक तारा भी अपने आप में पूर्ण है, वो भी नक्षत्र बनाता है। जैसे ध्रुव है, ध्रुव एक तारा है, एक तारे से हमको ध्रुव समझ में आता है। जब आप रात में आपको दिशा का ज्ञान ना हो और आप उत्तर में देखें तो एक आपको चमकता हुआ सितारा मिलता है। तो जब आदमी के पास में ये सब नहीं थी व्यवस्थाएं, तो फिर वो रात्रि में उत्तर में देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करता था। तो अकेला भी होता है। ये सतविशा नक्षत्र है तो वहाँ पर 100 तारे मिलकर नक्षत्र बनाते हैं। नक्षत्रों का अलग अलग शेप है, अलग अलग शेप से बोलते हैं। तो पहले एक उनका शेप है, एक उनकी आकृति है और उस आकृति के हिसाब से फिर उन्होंने, जैसे मान लीजिए अश्विनी की बात करें हम एग्जाम्पल के लिए, तो अश्विनी में 3 सितारे हैं और 3 सितारों को अगर आप देखें, जब आगे बात करेंगे तो आपको देखेंगे, तो एक हॉर्स के हेड की तरह दिखते हैं, घोड़े के सिर के समान। तो वहाँ से जो प्रतीक हमको मिला, तो अश्विनी को घोड़े से जोड़ते भी हैं। अश्विनी कुमार जो हैं उनका घोड़े से संबंध भी है। तो आकाश में वैसा दिखता है तो हमने प्रतीक के रूप में घोड़ा बना दिया। और तारे आप देखेंगे तो वैसे ऐसी हर तारा जो नक्षत्र हैं उनका एक शेप है, उनका आकार है। अब मान लीजिए उसका जो भी आकार है, उस आकार से जुड़े हुए उसमें गुण हैं। जो भी उसका आकार है, मान लो सतविशा की हम बात करें तो 100 तारे हैं। हालांकि सतविशा का जो स्वामी है वो राहु है, लेकिन 100 तारे मिलकर उसको शुभ बना देते हैं। वो शुभता का प्रतीक है। हालांकि यहाँ स्वामी राहु है, ये नक्षत्रों में पैराडॉक्स भी है, इसलिए लोग ज़्यादा समझने का प्रयास नहीं करते, ऊपर ऊपर से कुछ भी बोलते रहते हैं, इधर से उधर से। और मेरे प्रोग्राम देखने के बाद तो बहुत बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको आइडिया तो मिलता नहीं, अपने आप सोचते हैं नहीं। इससे मुझे बिल्कुल चिंतित नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है। कम से कम मैं तो कॉपी नहीं करता, वो करते हैं तो करो। तो यहाँ पर उससे हमको 100 तारे जो सतविशा में बनते हैं, एक उसका अलग शेप है। इसके अलावा हर नक्षत्र के एक अपने गुण होते हैं, जिसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, गुण। और गुणों का भी यहाँ पर एक अलग हिसाब किताब है। जैसे अगर आयुर्वेद के पास जाएं तो वही बोलता है, त्रिगुण की बात करता है। त्रिगुण के दोष होते हैं जो वात पित्त कफ बोलते हैं। या हम प्रकृति में बात करें तो हम बोलते हैं सत्व रजस तमस। तो सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है, ये नॉर्मल उसकी तालिका है। लेकिन ज्योतिष में तालिका बदल जाती है, और क्योंकि ज्योतिष बात करता है, एक्शन की बात करता है, एक्शन की बात करता है। जब हम एक्शन में आते हैं तो एक्शन अलग हो जाता है। यहाँ पर एक्शन की, ये एक्शन का दुनिया है। तो हर नक्षत्र में जो नक्षत्र है वो सत्व भी हो सकता है, मिक्सचर होता है उसमें। जैसे एक आदमी को आयुर्वेद के हिसाब से सिर्फ वात नहीं होता, वात की अधिकता होती है, लेकिन पित्त भी होता है साथ में, ऐसे ही। इसी तरह से तो 3 स्टेजेस पे उसके गुण धर्म जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तैयार होते हैं। तो उसमें पहले स्तर पे क्या है, मान लीजिए पहले स्तर पे वो तमस है, एग्जाम्पल के मिलेंगे, हम आगे बात करेंगे। दूसरे पे वो रजस है और तीसरे पे सत्व है। उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। अब वो जो पहले पे उसका जो तमस है, इसका मतलब हुआ कि वो एक ऐसा आदमी है जो कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसे आपके आसपास बहुत सारे लोग मिल जाते, कुछ करने को ही नहीं तैयार। उनको बोलो कुछ कर ले यार, उठ जा जल्दी, काम कर ले, पढ़ ले, वो नहीं करता। लेकिन फिर कहीं चेतना आती है उसको, एक समय तक वो सबकी बात को इग्नोर करता है, फिर उसको चेतना आती है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मान लीजिए, या मुझे कुछ काम करना चाहिए। फिर वो पढ़ने के प्रति पूरा समर्पित हो जाता है, पूरी जोश के साथ। तो पूरे जोश से समर्पित हो जाता है, फिर उसे परिणाम मिलते हैं उच्च कोटि के, तो फिर वो सात्विक हो जाता है। तो उसका फिर वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन सब दूर हो जाता है। तो इस तरह से हम उनके गुणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे पहले उसके गुण होते हैं। जो गुण हैं, उनके गुणों का क्या हिसाब किताब है, तो वो प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर और टर्सरी लेवल पर,
यानी पहले स्तर पर, दूसरे स्तर पर और तीसरे स्तर पर वो क्या है। और इसके बाद जो नक्षत्र होता है उसका कोई मोटिवेशन होता है, प्रेरक शक्ति होती है उसके पास। जैसे किसी का प्रेरक शक्ति हुई काम हो सकती है, तो काम से संबंध वो काम भी है, यानी काम करना, मेहनत करना, और काम से सेक्स भी है, डिज़ायर भी है। तो वो आदमी अपनी डिज़ायर में फंसा हुआ है, जिसके याद देखते अपनी इच्छाओं का गुलाम हो गया, अपनी आदतों का गुलाम हो गया, इच्छाओं का गुलाम हो गया। तो ऐसा आदमी है। और किसी का लक्ष्य होता है कि मोक्ष की मैं तैयारी कर रहा हूँ। मोक्ष का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि इस जन्म में उसका मोक्ष हो जाएगा, लेकिन वो चाहता है जो भी काम करे वो काम ऐसा करे उसके बाद उस काम को दोबारा ना करना पड़े। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया आईएएस का, तो एक ही बार में आपने एग्ज़ाम कर दिया, मोक्ष हो गया, उस एग्ज़ाम से मोक्ष हो गया। अब आपके उसके आगे की जो सिचुएशन है उसका लाभ उठाएंगे। तो इस तरह से उसको मोक्ष को समझना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपने एक काम किया और आप मोक्ष हो गए, ऐसा बहुत रेयर होता है। वो अलग अलग सीन है। उसके लिए हर आदमी ना तो तैयार होता है, ना ही हर आदमी को मोक्ष चाहिए। कहने को तो हम बोलते थे गंगा जाएंगे मोक्ष हो जाएगा, और जो जाते हैं आप जानते हैं, आप भी 2-4 बार हो आए होंगे, कोई मोक्ष वोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि हम जब तक हम अंदर से प्योर नहीं होंगे उस तरह से मोक्ष नहीं होता। तो यहाँ नक्षत्रों का होता है, एक का है कि उसका काम है, यानी वो अपनी इच्छाओं का गुलाम है। दूसरा जो है मोक्ष की तलाश में है। तीसरे का जो वो सेवा करना चाहता है। अलग अलग उसके लक्ष्य होते हैं, प्रेरक शक्ति होती है। जो प्रेरक शक्ति है, जो उसके गुण मैंने बताए, तमस, रजस और सत्व, उससे संचालित होता हुआ, क्योंकि उससे उसके संस्कार बनते हैं। उन संस्कार को लेकर वो पैदा होता है। एक पर्टिकुलर पैटर्न को लेकर हर आदमी, हर बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है। वो पैटर्न उसके ऊपर हावी रहता है। ये पूरा उसका प्रोसेस है। और फिर हर नक्षत्र का एक देवता होता है। एक देवता भी होता है, कोई किसी, जैसे मैंने बोला सतभिषा का राहु है, किसी का शिव भी हो सकते हैं, पार्वती भी हो सकती है, अलग अलग देवता हैं। और इंद्र भी हो सकता है, और अग्नि भी हो सकता है, अलग अलग देवता हैं। तो उन देवताओं से भी उसका संबंध है। तो वो एनर्जी उसके पास है, जिस एनर्जी को वो अपने अगर इस्तेमाल करे तो कैसे आगे बढ़ सकता है। इसके बाद हर नक्षत्र का जो है, जो नक्षत्र की जो हम गणना करते हैं, तो हर नक्षत्र को, चूँकि हमारा पूरा ज़ोडिएक जो है 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का है, तो हमने हर नक्षत्र को 13.20 माना है, ये माना हुआ है। कुछ नक्षत्र छोटे भी हैं, कुछ नक्षत्र छोटे भी हैं, सिर्फ 4-5 डिग्री के हैं, और कुछ बड़े हैं, लेकिन हमने सुविधा के लिए उसको 13.20 के लेवल में माना हुआ है। हर नक्षत्र की एक जाति भी होती है, हर नक्षत्र की जाति होती है, और जाति से हमारा संबंध कोई, हम जाति का नहीं कर रहे। मान लो एक नक्षत्र ब्राह्मण है और एक नक्षत्र शूद्र है, उसकी जाति है। इसका मतलब है कि वो जो कार्य कर रहा है वो लेबर वाले कार्य करेगा। मान लो शूद्र है तो मेहनत कश होगा इंसान, ऐसा इंसान मेहनत कश होगा। और जिसका हम ब्राह्मण बोल रहे हैं या वैश्य बोल रहे हैं, जो ब्राह्मण जिसकी हम बात कर रहे हैं, जाति उसकी, तो उसकी कास्ट, तो वो अपनी विद्वता की बात करेगा। तो उसका जो पढ़ने लिखने में या लोगों को मदद करने में, ज्ञान बांटने में, ज्ञान अर्जित करने में, इस तरह से हमको नक्षत्रों को समझना पड़ता है। और जब तक हम ऐसे ना जानें तो हम उसको समझ नहीं पाते। इसके बाद में हर नक्षत्र किसी राशि में होता है। जैसे मान लो अश्विनी की हम बात करें, तो अश्विनी मेष राशि में है, तो उसके पास में मेष के गुण भी हैं, मेष राशि के गुण भी हैं, और मेष का जो स्वामी मंगल है उसके गुण भी हैं, अपने भी हैं, क्योंकि अपने मान लो उसका अनुमान कह लो, उसका स्वामी केतु है, तो केतु भी है, मंगल भी है। तो इन सब के गुणों से मिलकर बना हुआ वो व्यक्ति है। तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही जटिल हो जाती है। और उसको इसलिए नक्षत्रों के आधार पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, हम जनरल बात करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर मालूम पड़ता है कि ये तो बकवास हो गया, इसमें तो कुछ निकला नहीं। लेकिन अगर उनको समझना पड़े तो उनके एक एक एंगल को विस्तार से समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमने अपने 50 साल लगा दिए।